जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो जीडी एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप मेरे साथ एक एक करके इस क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस तरह के ही क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसको आप देखिए मेरे साथ। तो कहता है 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहां रेलगाड़ी आती है एक आदमी खड़ा है। यानी एक प्लेटफॉर्म है जो 60 मीटर लंबा है। ये 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, एक जगह आदमी खड़ा है यहाँ पर। इस आदमी को ये ट्रेन कितने सेकंड में पार कर जाती है? 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? x मीटर। तो x मीटर लंबाई है। तो जब रेलगाड़ी किसी आदमी को या किसी खंभा को या किसी पेड़ को या किसी घर को, इस तरह के किसी एक यूनिट को यदि वो पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या हो जाती है? कुल दूरी हो जाती है। तो दूरी हमारा यहाँ पर x हो गया, यानी ट्रेन की लंबाई। इसमें हम उस आदमी को पार करने में लगा हुआ समय कितना है? 4 सेकंड। इससे डिवाइड कर दें तो रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। तो ये रेलगाड़ी की चाल हो गया, स्पीड। ये चाल किसके बराबर है? तो ये 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी। तो ये 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये पार करती है। 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये x मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो कुल दूरी हो जाएगा। तो ये 60 मीटर प्लस ये x मीटर, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 60 प्लस x बट्टे कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितने सेकंड में पार कर जाती है? 6 सेकंड में। अब 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 60 को गुना करो तो ये हो जाएगा 120, और इसको इससे गुना करो आप, ये हो जाएगा 2x। यानी इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2x। तो x बराबर 120 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ आप यहाँ पर जाएंगे। करना कुछ नहीं था, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई में आप रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दो तो कुल दूरी हो जाएगा। उसे 6 सेकंड में पार करती है, तो ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। वही रेलगाड़ी जिसकी लंबाई x मीटर हमने माना है, 4 सेकंड में किसी आदमी को पार कर जाता है। तो यहाँ पर इसकी चाल ये हो गया। दोनों चाल को आपने इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, इससे आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाती है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 248 रुपया अधिक है। तो कहता है उस राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसमें कई सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो पहले आप राशि को मान लो x रुपया मूलधन है। 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुने दर गुने समय, समय 6 वर्ष बट्टा ये 100। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। अब दूसरा ब्याज दिया हुआ है, कहता है 4% की दर से 7 वर्ष का रुपया, वही है मूलधन गुने 4% की दर से 7 वर्ष में। तो ये साधारण ब्याज आपका ये होगा। तो ये पहला वाला जो ब्याज था ये दूसरे वाले से कितना ज़्यादा है? 248 रुपया ज़्यादा है। तब ये देखो 6 पंचे 30x हो गया, ये 30x बट्टा 100। ये कितना हो गया? 28x बट्टा 100। तो बराबर कितना हो गया? 248 रुपया। इसको घटाओगे तो 2x बराबर कितना हो गया? 248 इंटू 100। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दो यहीं पे। तो इसको करो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी 12,400 रुपया आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब कहता है उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपका मूलधन निकल चुका है कितना? 12,400। 3 वर्ष में 3% की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? तो ये आपका ऐसा ही हो जाएगा बट्टा 100। अब इन 2 जीरो को 2 जीरो से काटो, 124 को गुना करो तो 124 गुने 9, 3 तिया 9। अब इसको गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 1116 रुपया, यानी 1116 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 124 को कितना से गुना करना है? 9 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपया है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 2 वर्ष का
4% की दर से। तो कहता है इसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मूलधन कितना है 100 रुपया। तो 100 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, तो एक वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, एक वर्ष का ब्याज 100 रुपया का, तो 4 रुपया आपका ब्याज बनेगा एक वर्ष का। अब कहता है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या आएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज होता है। तो ब्याज यहाँ पर आपका 4 रुपया है, तो 4 रुपया तो रहेगा ही, 4 का 4% ये आपका निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दूसरे साल में ब्याज कितना आ जाएगा, 4 + 1.6, यानी 4 चौका 16 में 100 से भागा दे दो, नहीं 4.16। ये दूसरे वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा, यानी कुल ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो 4 रुपया ये या 4 रुपया 16 पैसा ये, यानी कुल ब्याज आपका हो जाएगा 8 रुपया 16 पैसा। यानी 100 रुपया का ब्याज 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 रुपया 16 पैसा। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 100 रुपया पर में कितना ब्याज बना, 8.16। तो टोटल ब्याज कहता है 2 वर्ष में 102 रुपया होता है। तो 102 से आप गुना कर दो। तो अभी देखो इसको पॉइंट को हटाओ तो 2 जीरो ऊपर लगा सकते हो, आप लगा दो, इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा, 8 से काटो तो 125 अट्ठे 1000, तो ये 125 हो गया, ये 1 जीरो बच गया, यानी 1250 रुपया आपका मूलधन हो गया। तो मूलधन तो आपने निकाल लिया। अब कहता है साधारण ब्याज निकालना है, कहता है उसी दर से उतने ही समय के लिए। तो देखो ये 1250 रुपया आपका मूलधन हो गया, दर आपका कितना हो गया 4%, समय आपका 2 वर्ष। तो ये मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा कितना हो जाएगा 100। तब ये आपका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। एसआई निकाल लो आप। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 2 से काटो, ये हो जाएगा 25, 2 ना 10, 5 से काटो ये 25, यानी 25 चौका 100 रुपया। 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। सी आंसर आपका सही होगा। एक एक स्टेप आप सुनना, बड़े आराम से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक एक स्टेप को देखना। 100 मान लेना, यदि x मान के बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो 100 मानना, एक वर्ष का ब्याज आप निकालोगे, एक वर्ष का ब्याज 100 रुपया का कितना होगा 4 रुपया। अगले वर्ष दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लोगे तो 4 रुपया 16 पैसा आएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये दोनों को जोड़ दो। तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 102 रुपया दिया हुआ है, तो हम मूलधन निकाल लेंगे। जब मूलधन निकल जाएगा तो फिर साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकता है। 2 आदमी मिलकर के ए और बी कितने दिन में भरता है, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना भरेगा, 1/12। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। तो ए एक दिन में कितना भरेगा, एक दिन में 1/20 भरेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, बी का एक दिन का तो 1/12 में से 1/20 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 पंचे 60, 20 तिया 60, यानी 2/60, यानी इसको काटो तो कितना आ जाएगा 30, यानी 1/30 काम ये करता है। कौन करता है 1/30 काम, बी करता है। कितने दिन में, एक दिन में। अब कहता है कि बी आधा दिन ही काम करता है। बी आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भरेगा। ए तो पूरा दिन काम करता है, ये क्या करता है पूरा दिन। तो ए पूरा दिन काम करके कितना काम कर लेता है, तो 1/20 काम कर लेता है। बी आधा दिन ही काम करेगा तो एक दिन में 1/30 करेगा, आधा दिन में 2 से डिवाइड कर दो, तब क्या हो जाएगा 1/20 और 1/60, इसका एलसीएम ले लो। तो 60 एलसीएम, 20 तिया 60, 1, तो ये हो गया 4/60, यानी इसको काटो तो ये 15, 1/15, यानी 1/15 काम कर लेगा दोनों मिलकर के ए और बी। कब, जब बी आधा दिन ही काम करता हो। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में। इसको पलट देते हैं तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक मकान मालिक ने अपने दोनों मकान में से प्रत्येक को इतना रुपया, यहाँ पर ये रुपया नहीं है, थोड़ा गलत हो गया है, तो ये हो जाएगा 467958, यानी यहाँ पे दिया हुआ ये रुपया 4, यहाँ पे लिख देते हैं 467958, इतना रुपया 4,67,958 रुपये में बेचा। एक पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है।
तो कहते हैं पूरे लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखो ऐसे में प्रत्येक मकान को सेम विक्रय मूल्य पे बेचता है। विक्रय मूल्य यदि समान हो, याद रखना आप, यदि सेलिंग प्राइस समान हो और एक पे लाभ होता हो उतना ही हानि दूसरे वस्तु पर होता हो, दूसरे चीज़ पे होता हो, तो ऐसे में क्या होता है, हमेशा लॉस परसेंट होता है। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर दिया हो और एसपी दोनों का सेम हो तो लॉस होता है हमेशा। कितना लॉस होगा, तो मान लेते हैं x/100, ये ट्रिक याद रखना कि पावर 2 इतना लॉस होगा उसे, हमेशा लॉस होगा उसे। तो यहाँ पे परसेंट कितना है 12%, तो 12/10 का पावर 2, यानी x% प्रॉफिट होता है, दूसरे पे x% की हानि होती है। तो ये हो गया 144/100, यानी 1.44% का लॉस। ऐसे स्थिति में हमेशा लॉस होगा जब सेलिंग प्राइस क्या हो, एसपी सेम हो। याद रखना है एसपी सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम हो। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, एक पर प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस, ये दिया गया हो, सेम हो, तब हमेशा इसमें लॉस ही होता है। तो यहाँ पर लॉस कितना होगा 1.44% का। बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमकांत एक निश्चित दूरी को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है तथा इतनी ही दूरी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। कहता है एक स्पीड दिया हुआ है 4.5 का और फिर इतना ही दूरी को तय करता है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कहता है औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल आप सबको पता है, औसत चाल एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy/x+y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x का वैल्यू 4.5, ये 4.5 है, इंटू 5.5 अपॉन कितना हो जाएगा 4.5 + 5.5, 2xy यानी पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड बटा x+y। तब ये कर लो आप, 45 4.5 को 2 से गुना करोगे तो 9 आएगा, 9.0, तो 9 हो गया, इंटू 5.5 अपॉन कितना हो गया, ये इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 5 4 9, ये 10। अब इसको गुना कर लो, 5 9 45 के 5 4, 5 9 45 4 49.10, यानी ये 4.95 होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4.95 km बराबर, ये आपकी औसत चाल होगी। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, 2x-1 2x+1 बराबर इतना, x का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको 2x-1 को आप लिख सकते हो 2x इंटू 2x-1, ठीक, प्लस ये प्लस का साइन 2x+1, तो 2x इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम रहता है पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जुट गया है, बराबर कितना होगा 320। अब 2x क्या कर लेते हैं आप, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 + 2, 2x-1 को लिख सकते हैं 1/2, बराबर कितना हो गया 320। अब इसको करो 2x, इसको आप करोगे 2 दूना 4, 1 5/2, ये 5/2 हो गया, बराबर 320। अब 2x, तो ये 320 इंटू 2/5, इसको काटो तो ये कितना से कटेगा 64 से कटेगा, 5 छक्के 30, 5 चौका 20, ये 64 हो गया, यानी 64 × 2। तो इसको लिख सकते हो 2x बराबर 2/7, 64 को लिख सकते हो 2/6, और ये 2 है तो 2/7। अब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पर 2 और 2 बेस सेम है, तो x बराबर कितना हो गया 7। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आंसर सही होगा, ए बराबर x बराबर 7, ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल को 153 रुपये में बेचा, उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए। देखो 10% की हानि होती है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी निकाल लो। तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी 153 × 100, ये 153 है, 153 × 100, 10% का लॉस होता है तो × 90, ये आपका सीपी हो गया। लेकिन फिर उसी माल को क्या करता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा 153 × 100 बट्टे 90 गुने कितना हो जाएगा 20% लाभ प्राप्त करता है तो 120/100। अब ये 2 0 से 2 0 काटो, ये 0 से ये 0 काटो, 3 से काटो
9 से काटो, 17 9 153, 17 कर लो तो ये हो गया 17 गुने 12। तो इसको आप गुना कर दो 17 गुने 12, तो ये हो जाएगा 17 दूना 34, 4 3, 17 17 3 20, तो ये हो जाएगा 204 रुपया। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर ऊंचा है। तो कमरे की लंबाई दिया हुआ है कितना, 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ये है ऊंचाई 3.3 मीटर। तो ये कमरा है, तो कमरा क्या होता है, घनाभ के शेप का होता है। घनाभ मतलब क्यूबॉइड के शेप का, इस तरह का कमरा है। इसकी लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो कहता है इस कमरे में एक आदमी के लिए 3 घन मीटर की जगह चाहिए। ये 3 घन मीटर की जगह चाहिए। तो कहता है कितने आदमी इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये कमरे की लंबाई ये 10 मीटर, ये 8 मीटर और ये 3.3 मीटर ये दिया हुआ है। तो देखो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो कमरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आयतन हो गया। यानी कहने का मतलब 10 गुने 8 गुने 3.3 ये आयतन हो गया। तो इसमें एक आदमी को कितना घन मीटर जगह चाहिए, 3। तो इसमें 3 से डिवाइड कर दो आप, 3 से डिवाइड कर दो, इस पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। इस 10 से इस 10 को काटो, 3 से काटो तो कितना हो गया 11, यानी 88 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 88 आदमी चाहिए। तो बी आंसर आपका सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपया 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी बेचता कितना में, 240 में। तो एस पी आपका फिर यहाँ पर ठीक इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने बनाया है। तो ये 240 रुपया एस पी हो गया। 10% की हानि होती है तो सी पी निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करो और 100 में से 10 घटा दो तो ये हो जाएगा 90। तो ये आपका क्या निकलेगा, ये सी पी निकलेगा। यहाँ पे ये सी पी एस पी दिया हुआ था तो सी पी निकलेगा। अब ये सी पी निकल गया। अब कहता है वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसका 20% लाभ हो। तो 20% लाभ लेने के लिए वो कितना में बेचेगा, 120/100 में। तो अब ये आपका सी पी से क्या हो जाएगा, एस पी बन जाएगा। एक ही बार में निकाल लो। पहले एस पी दिया हुआ था तो हमने ये सी पी निकाला और सी पी जब पता चल गया तो फिर हम क्या निकालेंगे, एस पी निकालेंगे। तो देखो आपको पता होगा कि सी पी जब निकालते हैं तो सी पी बराबर होता है एस पी इंटू 100, ये याद रखना, और 100 माइनस लॉस परसेंट। इसी फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया। सी पी निकला, फिर एस पी निकालने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ये कट गया। इस जीरो से इस जीरो को काटो, अब इसको काटो, 3 से काटो, 3 3 9, ये हो गया 3 चौका 12, 4 आ गया। अब 3 से काटो, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 जीरो, तो ये हो गया 8 चौक 32, 320। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, 320। डी आंसर आपका सही होगा। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45% ज्ञात करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा। तो ये 45% प्राप्त करने के लिए देखो इसमें ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो 45% कौन सा है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं 9/20। इसको यदि आप ब्रेक करते हैं तो 45/100 कर लो, 5 से काटो, 5 9 45, 5 से काटो 20, यानी 9/20। 9/20 ही क्या है, 45% है। तो डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त किए तथा 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा। कहता है 30% अंक वो लाता है और 85 अंक से वो क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है, मतलब असफल रहता है। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 34% अधिक प्राप्त किए। तो कहता है पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि परीक्षा x अंक का हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था x, यानी पूर्णांक परीक्षा का कितना था x। तो उसका 30% ये अटेन करता है, तो 30% ये लाता है, 30/100। इतना मार्क्स लाने के बाद भी वो 85 नंबर से फेल हो जाता है। तो इसमें यदि 85 जोड़ देते हैं तो पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए उसको। फिर दूसरा छात्र क्या करता है, इस परीक्षा में 44% अंक प्राप्त करता है। x अंक का पेपर था, उसे 44% आता है, यानी 44/100 आता है। लेकिन ये जो मार्क्स है पास होने से कितना अधिक है, पासिंग मार्क्स से 34 अधिक है। तो इसमें से 34 घटा दो आप।
अब देखो ये 30x/100 हो गया, ये 44x/100 हो गया, इसको इधर लाते हैं तो ये हो गया 44x/100 में से कितना घटाओगे, 30x/100 घटाते हो तो इन दोनों को जोड़ देते हो आप, तो ये कितना हो गया 5 4 9, आई हो गया 5 में 4 जोड़ोगे 9, 8 3 11, 119। इसको घटाओ तो ये 14x, ये नीचे 100 है तो ये कितना हो गया 119 गुने 100। x बराबर आप निकाल लो, यही आपका पासिंग मास होगा, तो 119 गुने 100 बट्टे कितना हो गया 14। 7 से काटो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, ये हो गया 50। 7 से काटो, 7 एकन 7, 4 7 सत्ते 49, 17 17 सत्ते 119, तो ये इसको गुना करो, 17 पचे 85, 850, यानी टोटल मास कितना था 850 अंक का। अब कहते हैं पास होने के लिए एक तो आंसर आ गया 850, अब हमें इसे भी चेक करना है ये होगा कि या नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया, इसलिए ऐसे हम इसे भी हमें चेक करना होगा। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, या तो आप इसको ले लो या फिर इसको ले लो, तो x हो गया 850, इसका 30% और उसमें 85 ऐड कर देना है, तब इसको जोड़ दो, इसको काटो, ये जीरो कट गया, तो हो गया 5 3 15 के 5 1, 8 3 24 1 25, इसमें आप 85 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 5 5 10 1, 8 5 13 14 1, 340, तो ये भी सही है। यानी कहने का मतलब सी आंसर, पास होने के लिए उसे कितना चाहिए 340 नंबर चाहिए, और कुल पेपर कितना का हो गया था 850 का। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और आप इसका लाभ उठाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।